नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीएसएनवी द केकेवीएंस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो 12th स्टैंडर्ड यूपी बोर्ड का सिलेबस है, आज उसके विषय में डिस्कशन करेंगे, जिसको मंथ वाइज मैंने डिवाइड किया है कि किस महीने में क्या आपको पढ़ना है और यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको प्रारूप पता होता है कि हमको किस महीने में कितना टारगेट करना है, तो ये बेहद सरल और बेहद आसान हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर। जैसे कि आपको बताएं, मुख्य शीर्षक जो हमारा है कि हिंदी पाठ्यक्रम मासिक विभाजन, उप शीर्षक है सत्र 2026 कक्षा 12 बीएसएनवी इंटर कॉलेज। अगर हम बात करें कि आधार एवं साहित्यिक इतिहास को लेकर के अप्रैल माह में आपको क्या पढ़ना है, ये पहले से तय होता है, तो बेहद सरल होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि गद्य और काव्य और व्याकरण, ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे एक महीने में आपको पढ़ना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने एक लेख लिखा है जिसे आप राष्ट्र का स्वरूप नाम से पढ़ेंगे। तो हम लोग गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय एवं उनके द्वारा लिखा गया पाठ राष्ट्र का स्वरूप, एक तो ये पढ़ना है। काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आपने सुना होगा। ये आधुनिक काल के एक महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने एक ग्रंथ लिखा जिसे आपने प्रिय प्रवास के नाम से सुना होगा। प्रिय प्रवास इनकी रचना हिंदी साहित्य जगत में एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य इन्हीं के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास से ही एक खंड जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे आप पवन दूतिका के नाम से पढ़ेंगे। तो ये काव्य का हिस्सा। व्याकरण में हिंदी गद्य एवं काव्य साहित्य का विस्तृत इतिहास हम पढ़ेंगे। तो पूरे 30 दिन का ये जो मंथ है महत्वपूर्ण, इसमें से आपको 20 से 25 दिन मिलते हैं और बेहद सरलता से अगर आप चाहेंगे तो आसानी से ये सिलेबस का हिस्सा आप कवर कर लेंगे। फिर आइए देखते हैं कि अप्रैल के बाद जब हम मई और जून, यहां दोनों बातें मेंशन की गई है, तो इसका क्या मतलब है हम आपको बता दें। क्योंकि मई में 20 मई तक ही पढ़ाई होनी है। जून का हिस्सा आप ये जानते हैं कि वो ग्रीष्मावकाश के रूप में आप उसका आनंद उठाते हैं। हम चाहेंगे कि उसमें आप खूब घूमें टहलें, ये तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी टारगेट करके रखें कि आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, अध्ययन। और पढ़ाई से आपको दूरी नहीं रखना है बना करके, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि फिर जुलाई में आप फिर से रूबरू होंगे। तो उस दौरान आपको क्या करना है, गद्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कि 20 दिन का समय है। उसमें एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है अशोक के फूल, बहुत कमाल की रचना है। तो ये आपको इस मई के महीने में। काव्य में आप पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त, उसमें एक खंड आता है कैकेयी का अनुताप और दूसरा है गीत, ये दोनों पढ़ेंगे।
और साथ ही साथ संस्कृत के संदर्भ में भोजस्य औदार्यम एवं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो ये दो संस्कृत के अध्याय मई माह में ही हमें कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जून में आप जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, तो इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में आप कृतियों का चार्ट और निबंध लेखन का आप खूब अच्छे से अभ्यास करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कवि होते हैं, लेखक होते हैं, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन जो होगा वो इसी ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर होगा। हम एक दिन चर्चा करेंगे यह भी कि जो बोर्ड की परीक्षा आप देने जाएंगे जब अगले सत्र मार्च के महीने में, तो कैसे सवाल आ सकते हैं और कैसे उसका उत्तर लेखन करना है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। तो जो अप्रैल और मई का पढ़ाया जाएगा वो आप इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंतर्गत उसका खूब अच्छे से रिवीजन करेंगे। फिर हम आते हैं अगले चरण पर। अब कौन सा माह आ गया? जुलाई का। जुलाई में गद्य भी पढ़ना, काव्य भी पढ़ना, संस्कृत भी पढ़ना और व्याकरण भी पढ़ना है। तो इसका मतलब ये तो तय हो जाता है कि परीक्षा अगर आपको अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये मत मान करके चलिए कि ठीक है जुलाई और अगस्त अभी एडमिशन होते रहते हैं। नहीं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो प्रथम स्थान लाते हैं, जो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें जुलाई मंथ के पहले ही दिन से क्लास में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसलिए क्योंकि एक लंबा हिस्सा जो जुलाई में कवर होता है, बच्चे अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो ये हिस्सा स्किप हो जाता है। तब वो जब अगस्त में या नवंबर में या अक्टूबर में किसी भी माह जब वो सोचते हैं कि ठीक है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन, इस प्रकार की जब उनके मन में कल्पनाएं होती हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि जब छुट्टी है उसका आनंद लीजिए, लेकिन पढ़ाई के समय में आप अपनी निरंतरता बनाए रखिए। यहां जुलाई वाले मंथ में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना एक लेख है भाषा और आधुनिकता, ये हम पढ़ेंगे। काव्य के क्षेत्र में क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा, मनु और गीत, ये पढ़ेंगे। संस्कृत में संस्कृत भाषायाः महत्वम, ये पढ़ेंगे। और इसी माह में रस, छंद, अलंकार और साथ ही साथ इसका अभ्यास भी हम पूरा कर लेंगे। ये जो सिलेबस है ये जुलाई माह का है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा है, क्योंकि 4 अलग अलग टॉपिक्स पर पढ़ने हैं तो समय लगेगा। तो समय लगेगा इसका मतलब यह है कि जुलाई में अगर एक से ही अगर आप अपने विद्यालय में निरंतरता बना करके रखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। फिर अगर आए अगले महीने में, अगस्त के महीने में, देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। अगर आप अगस्त में आए तो क्या क्या पढ़ेंगे? गद्य, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से आप जानते हैं, तेजस्वी मन के संपादित अंश, गद्य का यह हिस्सा होगा जिसे आपको पढ़ना है। काव्य में हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत जी को, और ये सुमित्रानंदन पंत जी का एक तो नौका विहार, दूसरा परिवर्तन और तीसरा बापू के प्रति, 3 पाठ हैं और अगस्त में ही पूर्ण करना है। इसी अगस्त में 15 अगस्त जैसा महापर्व भी आपको मनाना है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें अवकाश की स्थितियां 2 दिन 3 दिन अधिक हो जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके जितने दिन विद्यालय खुला रहेगा उतने दिन आपको विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।
इसी के अंतर्गत हम कथा साहित्य में भी प्रवेश करेंगे और एक बेहतरीन आंचलिक उपन्यास के कार के रूप में जाने जाते हैं फणीश्वरनाथ, जिनका उपनाम है रेणु। रेणु शब्द का अर्थ होता है मिट्टी, और इनकी रचना पंचलाइट पढ़ेंगे, जो कि कमाल की रचना है। क्लास में आप इसका आनंद लेंगे। और संस्कृत वाले खंड में हम देखेंगे जातक कथा। इस तरीके से अगस्त माह में आपको क्या क्या पढ़ना है ये पहले से तय है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक माह के अंत में एक टेस्ट का आयोजन होगा। तो जो जिस महीने में जितना हिस्सा पढ़ाया जाएगा उतने हिस्से से ही सवाल पूछे जाएंगे। सवाल की प्रकृति दो प्रकार की होगी। 10 सवाल ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 सवाल ऐसे होंगे जिनका उत्तर आपको एक लाइन में लिखना होगा। इस सलीके से आपको यह ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार अपना काम पूर्ण करें, किस तरीके से अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ें कि हम अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। फिर आते हैं सितंबर के महीने में। इसमें एक तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी होना है, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर माह में। साथ ही साथ हमको यह भी पढ़ना है, काव्य के क्षेत्र में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा के गीत। संस्कृत में पढ़ना है सुभाष तान, जिसको सुभाष रत्नान के नाम पर, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड के एग्जाम में यहां से एक श्लोक अनिवार्य रूप से आएगा जिसे आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है परीक्षा के संदर्भ में। अब तक के संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन अर्धवार्षिक के रूप में किया जाना है। माने इसके ऊपर से अप्रैल से लेकर के हम संस्कृत वाले खंड सुभाष रत्नान तक जो भी पढ़े हैं उसका एक पेपर बनेगा। पेपर ठीक वैसा ही होगा जैसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर होगा। और इससे आपको यह अनुभव हो जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है और कहां तक हम सफल हो पा रहे हैं। परीक्षा इसलिए हम लेते हैं या परीक्षा देने का लाभ ये होता है कि हमारी स्थिति कहां तक बन पा रही है, इस विषय पर हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे। जो पक्ष हमारा कमजोर है, हमें शिक्षक के पास जा करके उनसे पूछ करके उसे स्पष्ट करना होगा कि सर हमें इस विषय में यहाँ समस्याएं आ रही हैं। जिस विद्यार्थी में पूछने की क्षमता समाप्त हो जाती है वो विद्यार्थी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना होगा कि आप चीजों को जहां न समझ पाएं वहां अपने कक्षा अध्यापक, विषयाध्यापक से जरूर पूछें, जरूर कहें। फिर हम आगे आएंगे सितंबर के बाद। जब आप अक्टूबर माह की बात करें तो वहां आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना होगा आधुनिकता एवं खंड काव्य। अक्टूबर माह में गद्य के क्षेत्र में जो आपको पढ़ना है, इसमें गद्य पढ़ेंगे, काव्य पढ़ेंगे, कथा साहित्य पढ़ेंगे और व्याकरण पढ़ेंगे। कन्हैया लाल मिश्र, जिनका उपनाम है प्रभाकर, इनकी एक लेख है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, बहुत कमाल का है। ये पाठ पढ़ करके आपको लगेगा कि जीवंतता क्या होती है, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना क्या होता है। काव्य के क्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है। दिनकर इनका उपनाम है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप जानते हैं, इनको डिप्टी राष्ट्र कवि या उपराष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य जगत में जो राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित हैं उन्हें आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। उन्होंने एक बेहतरीन रचना लिखी भारत भारती, और भारत भारती को महात्मा गांधी जैसे जो राष्ट्र नायक हैं उन्होंने पढ़ा और महात्मा गांधी ने ही उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। इसमें आप इनकी रचना पुरुरवा पढ़ेंगे, उर्वशी पढ़ेंगे और अभिनव मनुष्य, ये 3 महत्वपूर्ण काव्य के खंड हैं जिसे आपको पढ़ना है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में गद्य के क्षेत्र में और काव्य के क्षेत्र में जो पैराग्राफ आता है वो ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों से, महत्वपूर्ण खंड से, महत्वपूर्ण टॉपिक से पूछा जाता है। इसलिए कोई भी पाठ आपको बिना स्किप किए गहराई से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में वो प्रश्न कहां से पूछ लें इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। और हम चाहते हैं कि अगर आप पढ़ें
तो बहुत गहराई से पढ़ें और सीखें। पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा प्राप्त करना या परीक्षा को पास करना जरूरी नहीं है कि हमने डिग्री प्राप्त कर लिया और हमारी पढ़ाई पूर्ण हो गई। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य तब होता है जब उस आपके द्वारा पढ़े गए ज्ञान आपके जीवन में काम आए, तब उसका सार्थक महत्व हो पाता है। और विशेष रूप से व्यक्ति कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो समाज के लिए एक बेहतर और सभ्य नागरिक के रूप में प्रस्तुत हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर कथा साहित्य में अमरकांत जी की अमरकृत जो है बहुत सारी रचनाएं हैं, उसमें से बहादुर एक महत्वपूर्ण आप कहानी पढ़ेंगे, आपको आनंद आ जाएगा बहादुर पढ़ करके। इसी क्रम में व्याकरण के क्षेत्र में हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे एवं संस्कृत के कुछ अनुवाद भी सीखेंगे अक्टूबर माह में। फिर इसी क्रम में आइए देखें, नवंबर माह का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। गद्य है, काव्य है, खंड काव्य है, संस्कृत है। गद्य के क्षेत्र में हरिशंकर परशाई जी, जिन्होंने निंदा रस नामक एक लेख लिखा है, इस पाठ को पढ़ेंगे। काव्य के क्षेत्र में अज्ञेय कमाल के लेखक हैं, आपको क्लास में पढ़ करके आनंद आ जाएगा। ये लिखते हैं, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा नामक दो रचनाएं, ये आपके नवंबर माह का पाठ्यक्रम में शामिल है। खंड काव्य जो कि हर जिले का निर्धारित होता है, जिलेवार निर्धारित, जैसे कहीं रश्मिरथ चलता है, कहीं त्यागपथी चलता है, इस तरीके से आपके यहां जो चलता है लखनऊ में, उस पर हम बात करेंगे। अब संस्कृत वाले में महर्षि दयानंद एवं पुनरावृत्ति, तो ये दो पाठ संस्कृत के तौर पर महत्वपूर्ण होगा, इसे हम देखेंगे। दिसंबर माह में अगर हम बात करें तो इसमें काव्य भी है, संस्कृत भी है, व्याकरण भी है। साहित्यिक वर्ग के जो बच्चे हैं, इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक है सामान्य हिंदी और एक होता है साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक वर्ग के बच्चों को ये पढ़ना होता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा पाठ नहीं है मेरे हिसाब से, अगर जनरल हिंदी का विद्यार्थी है तो भी अगर इन पाठों को पढ़ करके अगर कुछ सीख अर्जित करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम पढ़ाई के दौरान आपको इन दोनों पाठों से भी परिचय कराएंगे। आपको ऐसा न हो, क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी पाठ दिए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपको एक अच्छा इंसान बनाने का एक छोटा सा कदम हो सकता है। संस्कृत में दूतवाक्यम एवं पंचशील सिद्धांत, ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। और साथ ही साथ व्याकरण में हम आपको बताएंगे कि निबंध रचना, समसामयिक विषय एवं पत्र लेखन। तो निबंध और पत्र लेखन आपकी परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है, चाहे जब भी आप देखेंगे, केवल विषय वस्तु बदला हो सकता है। कभी राष्ट्र पर दे दिया, कभी आपदा पर दे दिया, कभी साफ सफाई को संबंधित कोई पत्र लेखन के लिए दे दिया। तो हम ये बात कर लेंगे मोटे तौर पर कि निबंध लिखा कैसे जाता है और पत्र लेखन का प्रारूप कैसा होता है, इन दोनों विषयों पर हम बात करेंगे। फिर आते हैं अगले माह में। अब इस माह में आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सर्दी का सीजन होता है, जनवरी माह, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण समय हो जाता है। इस समय आपको और भी सजग होने की आवश्यकता है। अब हम क्या क्या टारगेट करके चलेंगे, लक्ष्य हमारा क्या होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम की समाप्ति। यहां तक हमारा लक्ष्य है कि जितना भी आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का कोई भी हिस्सा छूटने न पाए। अभ्यास के तौर पर हम बात करें, प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होता है इसी दौरान, और इसी समय आपको पिछले 5 वर्षों के बोर्ड प्रश्नों का हम आपको हल कराएंगे और कुछ अनसॉल्व्ड पेपर का भी अभ्यास कराएंगे, जिससे हमारे समस्त विद्यार्थी इस बात के लिए अवगत हो पाए कि परीक्षा की प्रकृति क्या है, परीक्षा की प्रवृत्ति क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस ढंग से हमें उसका उत्तर लेखन करना है। इस विषय पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब ये है कि ये वर्ष भर का जो आपका मेहनत होगा उसका परिणाम एकदम सार्थक आएगा। और इस तरीके के भ्रम में आप मत रहिए कि परीक्षा तो सभी पास हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने फिर बताया कि परीक्षा पास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु शामिल है वो कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, यह बहुत केंद्र में रहना चाहिए। फिर आइए आगे की बात करें। अंतिम पुनरावृत्ति, आप जानते हैं कभी फरवरी से या कभी मार्च महीने से आपकी परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा आरंभ हो जाती है। तो अंतिम पुनरावृत्ति एवं मुख्य परीक्षा अर्थात फरवरी और मार्च के महीने में जब शुरू होगा तो फरवरी में हम फिर से आपको एक बार सघन पुनरावृत्ति सत्र का मतलब यह है कि इसमें हम पूरी गंभीरता और तल्लीनता के साथ हम पूरे सिलेबस के उस हिस्से पर ज्यादा मेहनत करेंगे जहां से अनिवार्य रूप से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। साहित्यिक परिचय, समयबद्ध लेखन अभ्यास, ये दो चीजें का मुझे विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे विद्यार्थी की हम बात कर रहे हैं कि वो कहता है कि सर 3 घंटे में हम पूरे अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिन बच्चों को ये नहीं पता है, जो बच्चा यह नहीं जानता है कि एक प्रश्न के उत्तर के लिए हमें कितने शब्द निर्धारित करने चाहिए, किस तरीके से लिखना है, क्या छोड़ देना है, तो इन सब बिंदुओं पर अगर आप बात कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि जो 3 सवा 3 घंटे का जो पेपर होता है ये पर्याप्त है। जो विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होगा, ये मान करके चलिए हम उसे इस सलीके से बताएंगे कि अपने बोर्ड की परीक्षा में महज 2.5 घंटे में अपने प्रश्न पत्र को बहुत शानदार तरीके से पूरा कर पाएगा। फिर मार्च में आप जान ही रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा होगी, जहां पर हमारे तरफ से और हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षक की तरफ से, प्रधान आचार्य जी की तरफ से, हमारे प्रबंधक महोदय जी की तरफ से बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं रहती है। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रथम स्थान के साथ वो कम से कम 95% से अधिक अंक अर्जित करें। यह हमारे विद्यालय का महत्वपूर्ण लाइन है, ये बात आप ध्यान रखें। हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहते हैं कि हमारा विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी कम से कम 90 से अधिक और अधिक परिश्रम करने वाला लगनशील विद्यार्थी वो 95% से अधिक अंक अर्जित करे। इसी के साथ साथ आज का ये हिंदी का सिलेबस पूरा होता है। शीघ्र ही मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार।